हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल और कैग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये क्या होते हैं? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। किसके? कंट्री के। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट हमारा होता है उसके जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कौन अपॉइंट करेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे? जो हमारे अटॉर्नी जनरल होंगे उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, तभी जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। और ये आर्टिकल हमारे 76(1) में है। ठीक है, कहाँ पे है? 76(1) में है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर, जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन such legal matters and perform such other duties of legal character as may from time to time be referred as or assigned to him by the president। ठीक है, तो इनका काम क्या है? ये इनका जो है इनके फंक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है। क्या है इनका फंक्शन? ये जो है हमारे गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, किसमें? लीगल मैटर्स में। ठीक है, और ऐसा कोई भी ड्यूटी जो लीगल कैरेक्टर का हो, जो भी जो है ऐसी कोई ड्यूटी जो प्रेसिडेंट उनको असाइन करते हैं कि ये चीज़ आपको देखनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसीड करते हैं। कौन? हमारे अटॉर्नी जनरल। किसके लिए? हमारे जो गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि हमारी जो कंट्री है उसके लिए जो है हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को सजेस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये हमारा आर्टिकल 76(2) में है। ठीक है, अब इनकी जो ड्यूटी है जो परफॉर्म करते हैं उसके लिए अटॉर्नी जनरल को कुछ जो है उनके उनके कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, क्या राइट्स होते हैं? ये इनका ऑडियंस का राइट होता है सारे कोर्ट्स में। ठीक है, ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, किसी भी कोर्ट में ये जो है ऑडियंस, एज अ ऑडियंस वो उनका बैठने का राइट है, सुनने का राइट है। ठीक है, अब देखिए ये जो है उनका ऑफिस जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक होता है। जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है तब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं। ठीक है, रेन्यूमरेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट टाइम टाइम से इनको जो है इनका रेन्यूमरेशन डिसाइड करते रहते हैं। ठीक है, किसमें? जो कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस है। ठीक है, एक हमारा कंडक्ट ऑफ, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारी चीजें मेंशन की गई हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है आर्टिकल 76(4) में, उसी के अकॉर्डिंग इनका रेन्यूमरेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, he has the right to speak and take part in the proceeding of both houses of the parliament or either or their joint sittings but without right to vote। तो अभी हमने क्या बात की थी? अभी हमने बात की थी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं किसी भी कोर्ट में ऑडियंस का राइट इनको होता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि कोई भी जो हमारा जो है लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनकी प्रोसीडिंग्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनको राइट टू वोट नहीं होता, यानी कि वोट नहीं कर सकते। ये बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बट वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए दो चीजें यहाँ पे हैं। अगर हम बात करें कि इनकी क्वालिफिकेशन की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और प्रिविलेज की बात करें तो प्रिविलेज और इम्यूनिटीज वही होती हैं इनको जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होती है। ठीक है, वही प्रिविलेज वही इम्यूनिटी इनको भी दी जाती है अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, रेन्यूमरेशन जो होता है वो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस में जो भी चीजें मेंशन होती है उसी अकॉर्डिंग उनको रेन्यूमरेशन दिया जाता है। ये आर्टिकल 76(4) में। ठीक है, according to article 165 the governor of each state shall appoint a person who is qualified to be the judge of high court to advocate general। तो देखिए, अब देखिए अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कहाँ पे होते हैं? ये हमारे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे अटॉर्नी जनरल है। उन कोई भी जो है लॉ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है वो देखते हैं अटॉर्नी जनरल। वहीं पे हम बात कर, और ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वहीं पे हम अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में जो है हमारे कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं, और इनको जो है अपॉइंट करते हैं कौन से? हमारे गवर्नर करेंगे। ठीक है, किसमें है? कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 165 में है। ठीक है, आर्टिकल 165 में है। गवर्नर जो होते हैं सारे स्टेट से गवर्नर वो अपॉइंट करते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या होती है? हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल में क्वालिफिकेशन क्या थी? सुप्रीम कोर्ट का जो जज होना चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वही क्वालिफिकेशन इनकी भी होनी चाहिए। बट स्टेट के केस में जो एडवोकेट जनरल है उनकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जो है जज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ही एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। सेम जो सेंटर में करते हैं वही ये स्टेट में आके करते हैं। ये फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। तो ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर, स्टेट गवर्नमेंट के पहले लीगल एडवाइजर होते हैं। ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। वो थे प्रेसिडेंट के और ये गवर्नर के। अब देखिए आर्टिकल जो हमारा 148 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148 देयर शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
तो हमने क्या कहा था कि हम अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे और हम कैग भी पढ़ेंगे। तो कैग में क्या होता है, 148(1) में है कि यहाँ पे एक कैग होने चाहिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द मैनर ऑन द ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इनको भी कौन कैग है, उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। और रिमूवल का ग्राउंड क्या है, रिमूवल का ग्राउंड वही सेम है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। और आप जानते हैं कि इनका रिमूवल जो है बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वैसे ही जो है इनका भी होता है जो हमारे कैग होते हैं। ठीक है, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस either under the government of India or under the government of any state after he has ceased to hold his office। आर्टिकल 148(8) में है कि अगर जो हमारे कैग होते हैं उनका ऑफिस, उनका मतलब टेन्योर खत्म हो जाता है, तो चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, कहीं भी जो है वो दोबारा जो है रीअपॉइंट नहीं हो सकते, यानी कि दोबारा वो किसी ऑफिस में काम नहीं कर सकते। अब इसका रीजन क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल के लिए। ठीक है, 6 साल के लिए उनका ऑफिस होता है। तो टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 6 साल होती है और 65 ईयर्स होती है, जो भी पहले हो। ठीक है, अगर वो पहले 65 ईयर्स पूरा कर लेते हैं तो चाहे वो 4 साल ऑफिस में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 साल तक काम करेंगे, पैसा पूरा हो गया है तो उसके बाद उनको हटना होगा। लेकिन अगर उनका टाइम है तो 6 ईयर्स के लिए, फुल टाइम तक के लिए, 65 ईयर्स तक का उनका एज, वो अपने ऑफिस में रहेंगे। He can be removed by the president on the basis of the resolution passed to that effect by both the houses of the parliament with special majority, either on the ground of the proved misbehavior और दूसरा incapacity। ठीक है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, वो अगर इनका रिमूवल करना है तो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, और वो जो है प्रेजेंट करेंगे। और 2 ग्राउंड होते हैं इनके, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, इसी ग्राउंड पे जो है प्रेसिडेंट इनको जो है क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो ये सीधे सीधे एग्जाम में कई बार आया हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा क्वेश्चन। तो ये कौन होते हैं, ये गार्जियन होते हैं किसके, पब्लिक पर्स के। ठीक है, एंड कंट्रोल्स इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल्स। तो हमने भी देखा कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सेंटर के लिए, और एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं। लेकिन जो कैग का सिस्टम है, कैग जो है चाहे स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, वो दोनों ही सिस्टम वही देखते हैं। जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं वो जो है डील करते हैं, ये गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही इज कॉल्ड एज द आई एंड ईयर। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, आंख और कान कहते हैं, किसका, ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैटर्स जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में दिए जाते हैं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का आंख भी होते हैं और कान भी होते हैं। कौन होता है, ये कैग होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ गए तो ध्यान रखिएगा। He submits his audit report relating to the account of the center to the president, who shall in turn place before both the houses of the parliament। आर्टिकल 151(1) में है। ठीक है, क्या करते हैं, सेंटर का जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, किसका, सेंटर का जो रिपोर्ट होगा किसके, ऑडिटिंग के रिलेटेड। ठीक है, अकाउंट्स जो होता है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर देते हैं। प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, ये आपके दोनों हाउसेस यानी हमारे पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में वो प्रस्तुत कर देते हैं। ये आर्टिकल 151 में दिया गया है। ठीक है, ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट टू द गवर्नर। और यही सेम चीज स्टेट के केस में गवर्नर को करते हैं, और गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेशन में रख देते हैं। ये 151(2) में है। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर सेड दैट द कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसने कहा था, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि कैग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस होने वाला है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल duties, powers and conditions of the Service Act came into effect in 1971. This act was amended in 1976 for the separation of the accounts from the audit। ठीक है, अब देखिए 1971 में जो इनका ड्यूटीज है, पावर्स है, या इनका कंडीशन सर्विस का क्या है, उसके लिए जो है एक एक्ट आया और वो 1971 में है। 1976 में इसको फिर से जो है अमेंड किया गया, और क्या किया गया, अमेंड करके सेपरेट कर दिया गया अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट। ठीक है, ऑडिटिंग और अकाउंट जो है वो मैनेज करना, दोनों चीज़ें अलग अलग, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती थी, तो ये दोनों चीज़ें सेपरेट कर दिया गया। द कैग सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से 3 रिपोर्ट हैं जो प्रेसिडेंट को कैग सबमिट करते हैं। ठीक है, 3 ऑडिट रिपोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा है रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो पहला तो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंट, और थर्ड हमारा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, 3 रिपोर्ट्स है, फिर से देख लीजिए कौन कौन से हैं। जो कैग किसको करती है,
प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रेसिडेंट के सामने जो है ले डाउन करते हैं। कौन कौन से हमारे, फर्स्ट हमारा है रिपोर्ट ऑन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, और थर्ड हमारा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट लीज these reports before both the houses of the parliament. After this the public account committee examines them and report its finding to the parliament. ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कैग जो है क्या करेंगे, वो तीन जो रिपोर्ट्स हैं वो किसको दे देंगे, प्रेसिडेंट को दे देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है ये रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, ये रिपोर्ट को जो है हाउस, दोनों हाउस में हमारे रख देंगे, और फिर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगा, और पब्लिक अकाउंट कमेटी फिर से जो है इसको इसका जांच पड़ताल करेगी, और फिर ये हमारा जो है फाइनेंस पार्लियामेंट में जाएगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर्स। ठीक है, तो हमने बताया था सेंटर के केस में कौन एडवाइस करता है, अटॉर्नी जनरल करते हैं, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। According to Article 76 of the Indian Constitution, it shall be the duty of the Attorney General, कहाँ पे है, 76 में है। ठीक है, 70 आर्टिकल 76, ठीक है, 76 में कौन है, अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर। ठीक है, तो या तो लीगल मैटर का कोई चीज़ है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लीगल जो लीगल कैरेक्टर का उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ऐसा, तो ये जो है हमारे अटॉर्नी जनरल जो है वो देखते हैं। अटॉर्नी जनरल इज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे एडवोकेट जनरल है, वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसके, स्टेट के। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, टू बी द अटॉर्नी जनरल, सेम जो है एडवोकेट जनरल के लिए है। इसमें है हु ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, तो पहला है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा हमारा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और थर्ड हमारा है स्पीकर ऑफ लोकसभा, और डी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए अभी हमने अटॉर्नी जनरल और जो है आपका कैग पढ़ा था, तो कैग में हमने देखा था कैग का जो रिमूवल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है टफ होता है। कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके रिमूवल के अकॉर्डिंग होता है, तो ये जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे रेजोल्यूशन देना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, फिर उसके बाद स्क्रूटनी होती है, और पूरा प्रोसेस होता है। मिसबिहेवियर, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दो जो है होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हटाया जा सकता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल के केस में क्या है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डी ही सही आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट होते हैं, बाय द पार्लियामेंट, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बाय द चीफ जस्टिस एंड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए हमारा सही आंसर है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 76 में प्रेसिडेंट जो इनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पता है ये अटॉर्नी जनरल है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। पहले लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, कौन है, अटॉर्नी जनरल, सी आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लीगल एडवाइजर टू। किसके लीगल एडवाइजर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के नहीं होते, प्रेसिडेंट तो इनको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नहीं होंगे, लोकसभा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर हैं। ठीक है, नेक्स्ट द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो कौन है, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सेट कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अपने काम, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए उनका जो उनकी अथॉरिटी है कि इंडिया की टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं, छोटे बड़े, मतलब आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जो है उसके और जो कोर्ट्स हैं, उनका जो है पूरी हायरार्की में वो क्या कर सकते हैं, वो ऑडियंस की राइट रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग have the right to audience in all the courts in the territory of India in performance of his duties। तो ये हमारे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। ठीक है,
ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ये कोई जरूरी ये है ही नहीं एक्चुअली। वो जो है हमारे पार्लियामेंट के कोई हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, बट फिर भी वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, बट वो वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, ही कैन बी रिमूव बाई इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, ये भी नहीं है। इम्पीचमेंट का क्या जो इम्पीचमेंट नहीं होता है हमारे जो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 एंड 2 सही होगा। देख लेते हैं कौन सा आंसर है। 1 एंड 2 तो ऑप्शन अच्छा है, ए है, ठीक है, ए है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 88 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। कौन सा है, आर्टिकल 88। उसमें बताया गया कि मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के कौन से राइट्स हैं, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द right to speak in and otherwise to take part in the proceeding of either house, any joint sitting of the house and any committee of the parliament of which he may be named a member, ठीक है, but shall not be virtue of his this article be entitled to vote in the house, ठीक है, मतलब वही बात है कि वो participate कर सकते हैं but vote नहीं कर सकते। The president shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court to be the Attorney General of India. He can be removed by the president, और इसलिए हमारा 1 एंड 2 सही है। तो देखिए इसको मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बार बार आंसर में आया है। तो ये रहे आपको कॉन्फिडेंस के सारे जो है चीज़ें 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन कवर हो रही हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कैन अटेंड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर, मेंबर नहीं है तब भी जो अटेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट इवन दो ही इज नॉट द मेंबर। तो ये कौन है, ये हमारे हैं पहली बात तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इसमें ऑप्शन में है। इसके बाद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बाद जो है आपका इलेक्शन कमिश्नर और नन ऑफ एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे अटॉर्नी जनरल तो होते ही हैं। इसके बाद एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज नॉन मेंबर। देयर इज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट इन द गिवन ऑप्शन, ही इज ऑल्सो नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन वो चेयरमैन होते हैं ना, तो प्रेसिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए वन ऑफ मोर देन वन था, ठीक है ना, यानी कि अटॉर्नी जनरल तो हो ही गए, और कौन हो गया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, पता है आप लोग को, लेकिन वो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के, तो वो भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। हाउ एवर if the motion to remove the vice president from the post of the chairman of Rajya Sabha is under consideration in the house, then the vice president does not remain the ex officio chairman of the Rajya Sabha at that time. During this time he can be the part of the house, and in this context he can speak in the house if it is the matter of the participation in proceeding of the both houses of the parliament. Then the attorney general will be there because vice president पार्टिसिपेट्स ओनली इन राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा जो है हमारे, अब देखिए जो हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट की बात करेंगे तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात करें, और तो राज्यसभा जो है वो मेंबर ना होते हुए भी वो बात कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इसीलिए मोर देन वन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड टू बी द मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी बट नॉट इंटाइटल्ड टू वोट। कौन है ये, तो ये हमारे अटॉर्नी जनरल क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो हमारे जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उसके भी मेंबर बन सकते हैं। तो ये हमारे कौन है, अटॉर्नी जनरल है, बट वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कौन कर सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल। As a non-member, who can participate in the proceeding of the either house of the parliament? As a non-member की बात करें, member नहीं है, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट भी है और हमारे अटॉर्नी जनरल भी, तो दोनों ही सही हो जाएगा, ANC। तो ऑप्शन जो है आपका जो आंसर है ANC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट, किसके पास है एड्रेस करने का, तो ये अटॉर्नी जनरल है। अदर ऑप्शंस क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये एड्रेस नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सही उत्तर आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही है। कैन बी द मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा, ये भी सही है। स्पीक इन द लोकसभा, बिल्कुल सही है, और वोट इन द लोकसभा ये गलत हो जाएगा।
तो 1, 2 एंड 3 जिसमें सही होगा ये आपका आंसर सी है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये तीनों सही है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन होते हैं? तो गवर्नमेंट एडवोकेट। फिर है नेक्स्ट हमारा लीगल ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट, लीगल एडवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो देखिए लीगल एडवाइजर होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबऑर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। पहले लॉ ऑफिसर, देखिए इसमें ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो वो जो है आपके सॉलिसिटर जनरल है। लेकिन ऑप्शन में जब आता है तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो आप बता देते हैं अटॉर्नी जनरल, सेकेंड को लिख देते हैं जो हमारे एडवोकेट जनरल है, वो एडवोकेट जनरल स्टेट के फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, ना कि कंट्री के सेकेंड। कंट्री के सेकेंड सॉलिसिटर जनरल होंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज क्या होते हैं? वो होते हैं लीगल एडवाइजर। अभी हमने देखा था ये जो हमारे सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल के बाद, तो ये लीगल एडवाइजर होते हैं। हु एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर्स, कौन एडवाइज करता है? तो एडवोकेट जनरल करते हैं, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन द लीगल मैटर्स, आर्टिकल 165(2) में है ये। द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन who is qualified to be appointed as a judge of high court। तो हाई कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन इनका होना चाहिए, किसका? ये जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं, आर्टिकल 165(2) में है, ठीक है। द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के प्लेजर में ऑफिस करेंगे, 165(3) में है। ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या होते हैं? फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट? तो एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है। तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने देखा था कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो लीगल एडवाइजर होते हैं किसके? जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। सेकंड लीगल एडवाइजर इंडिया के कौन होते हैं? तो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और फर्स्ट लीगल एडवाइजर जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही एडवोकेट जनरल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम नहीं करते, अपॉइंट तो होते हैं। तो आर्टिकल 148(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट देयर shall be a comptroller and auditor general of India who shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal and shall only be removed from the office like a manner on the जो ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड होगा आपका जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो जैसे रिमूव होते हैं वैसे ये भी रिमूव होंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं? वो ऑडिट करते हैं किसका? सारे रिसिप्ट का, एक्सपेंडिचर्स का, जो हमारी गवर्नमेंट इंडिया यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो करती है सारी रिसिप्ट एक्सपेंडिचर उसकी ऑडिटिंग करते हैं और इसको सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट जो है, अच्छा ये जो है पार्लियामेंट के सामने रख देंगे और फिर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद फिर से वो पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है। ही ऑल्सो ऑडिट्स ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सबमिट्स द रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो एग्जाम में अगर आ गया तो आप जान लीजिएगा कि जो हमारे जो है कैग होते हैं वो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे ही के लिए ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, कौन सा आर्टिकल होता है? 148 है, आपको पता है 148 है आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो हमारे यूनियन का जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, वो किसको सबमिट किया जाता है? तो देखिए प्रेसिडेंट को मैंने बताया था कि जो कैग का जो रिपोर्ट होगा, कैग अपने रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट जो है लोकसभा राज्यसभा के अंदर उसके फिर जो है अपना पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाएगा और फिर आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसीजर। द ऑफिसर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, तो ये कैसे क्रिएट किया गया था? कैग का जो ऑफिस था बाई द, देखिए ऑप्शन हमारा है थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन और नन ऑफ, ठीक है, बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर्स होता है और 65 ईयर्स का इनका एज होना चाहिए, ठीक है, 6 एंड 65, तो ये हो जाएगा 665। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148, आर्टिकल 148(3), द सैलरी एंड अदर कंडीशंस of the service of the controller and auditor general of India shall be determined by the parliament, ठीक है, बिल्कुल पार्लियामेंट डिटरमाइन करेंगे। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस
for the term of 6 years until he attains the age of 65 years whichever is earlier. ठीक है, तो जो भी पहले आएगा तब तक वो जो है ऑफिस में रहेंगे एज पर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, कैग, ड्यूटीज, पावर, कंडीशंस। और जो हमारा 1971 का एक्ट है उसमें बताया गया कि 5 साल, 6 साल और 65 साल वो जो है उनका टाइम होगा। जो भी पहले आएगा तब तक वो काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या सही नहीं है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। हिज सैलरी इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, ही इज डिसक्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, बिल्कुल सही है। रिटायरमेंट के बाद कोई और ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ये गलत हो जाएगा। ये इनका रिमूवल जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे होता है, इनकैपेसिटी और जो है प्रूव मिसबिहेवियर के बेस पे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 148 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहता है? आर्टिकल 148 सेज दैट देयर शैल बी ए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके कैसे अपॉइंट करेंगे? बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस लाइक ए मैनर, जैसा कि क्या ग्राउंड होता है? जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। ठीक है, ये हमारा अब नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल 2 पार्ट 12 में of Indian Constitution and Section 3 of the Comptroller and Auditor General of India, Duties, Powers, Conditions of Services and Act 1971 says that salary of the Comptroller General of India is equal to that of the judges of the Supreme Court. ठीक है, तो इनकी सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी और इनका जो रिमूवल होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ही ग्राउंड पे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 148(4) says that the Comptroller and Auditor General of India shall not be eligible for any office, जब वो जो है उनका रिटायरमेंट के बाद कहीं भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं भी वो जो है फिर वो जॉब अपना नहीं कर सकते, कोई और ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते आफ्टर द रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर एज। ठीक है, तो हमने देखा था जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे वो रिमूव होते हैं उनका रिमूवल वैसे ही हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं which one of the following duty is not performed by the controller auditor general of India। ठीक है, क्या कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते? ए हमारा है ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बी हमारा है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ठीक है, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इसके बाद फिर आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अकाउंट्स। नेक्स्ट हमारा है टू कंट्रोल द रिसिप्ट्स एंड इशूज of the public money and ensure that the public revenue is lodged in the exchequer। तो ये हमारा जो है डी वाला हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं करते, बाकी जो है चाहे वो कौन सा अकाउंट हो, हमारा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा हो या कंटिजेंसी फंड से या पब्लिक अकाउंट से। ठीक है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट की बात की जाए, ठीक है, किसमें कितनी सारी ट्रेडिंग से, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट, सारा कुछ जो है इसका लेखा जोखा कौन देखते हैं? कैग देखते हैं। बट डी वाला जो ऑप्शन है वो जो है कैग नहीं करते, यानी कि कंट्रोल टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड कंट्रोल वाली बात नहीं होती। ठीक है, वो ऑडिट करते, कंट्रोल नहीं होता। तो रिसिप्ट ऑफ द इशूज ऑफ द पब्लिक मनी एंड इंश्योर द पब्लिक रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल नहीं करते बल्कि वो जो है ऑडिट करते हैं। ये जो ABC सही है, डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड derives his constitutional standing as the auditor of, किसके ऑडिटर होते हैं? ऑडिटर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द आर्टिकल 148 एंड 151। ठीक है, तो यूनियन की भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे कैग होते हैं वो यूनियन और स्टेट दोनों के लिए होते हैं। तो ये यूनियन में आपका 148 और 151 में स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, इनकी ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशंस जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के होते हैं वो जो है कहाँ होते हैं? वो आपका कहाँ पे है? कैग, ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में मेंशन है। ठीक है, जो हमारी The statutory duties of the CAG includes audit of कौन से audit? Receipt and expenditure of the union and the state government accounted for the respective consolidated funds। ठीक है, तो जितनी भी जो है एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स हैं कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, दोनों की ऑडिट जो है वो हमारे कैग करेंगे। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द कंटिजेंसी फंड। ठीक है, कंटिजेंसी फंड में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं
ठीक है, क्रिएटेड फॉर द यूज ऑफ द इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस, या फिर पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कब यूज करते हैं, मेनली जो है लोन्स के लिए, डिपॉजिट्स और रेमिटेंस के लिए। तो चाहे वो कंटिजेंसी फंड है, चाहे वो पब्लिक अकाउंट है, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड है, सारी चीजें जो है कैग इसको ऑडिट करेंगे। फिर है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट केप्ट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अकाउंट ऑफ द स्टोर्स एंड स्टॉक केप्ट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हुज। अब देखिए ये सारी चीजें जो है वो भी यही करेंगे। फिर हमारा अथॉरिटी एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ये कोई भी ऐसी बॉडी हो, ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो है फाइनेंस किया जा रहा हो, जैसे कोई भी स्कूल हो या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चाहे वो यूनियन से चाहे स्टेट से उसको फंड किया जा रहा हो, उसकी भी जो है ऑडिटिंग कैग करेंगे। एनीबडी और अथॉरिटी इवन दो नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, अब मान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड से जो है उनको फाइनेंस नहीं किया जा रहा है, फिर भी अगर गवर्नर या जो है प्रेसिडेंट कहते हैं कि इनकी ऑडिटिंग करनी है, तो कैग जो है उनकी ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, फिर हमारा अकाउंट ऑफ बॉडीज एंड अथॉरिटीज रिसीविंग लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस। ठीक है, अब कोई भी अकाउंट जो ग्रांट ले रहा हो या लोन ले रहा हो, किससे, हमारे जो है आपका सेंटर से या स्टेट से, तो उसकी भी ऑडिटिंग जो है कैग करेंगे। तो ये सारी जो है हमारे पार्ट्स है जहाँ जहाँ पे ऑडिटिंग जो है कैग हमारे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, यानी कि 2 और 3। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था इसका 2 और 3 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन वैसे ही पूरा दे दिया गया कि कहाँ कहाँ पे होगा। तो देखिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग of India is an authority established by the Constitution of India under the Article 148। उनकी वो क्या करते हैं, वो ऑडिट करते हैं सारे रिसिप्ट्स को, एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के। और कैग जो है अपनी जो इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो किसको देते हैं, वो जो है आपका प्रेसिडेंट को देते हैं, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाती है इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शंस ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद। ठीक है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किस पे, जो जो कमेंट्स होते हैं किसके, तो कैग के, उस पे किसका जो है, कौन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमेंट करने का। तो ये हमारी जो है पार्लियामेंट होती है, यानी कि पार्लियामेंट जो है, अब जैसे मान लीजिए कैग की कोई रिपोर्ट आती है, ठीक है, तो जो कैग की रिपोर्ट है, कैग ने जो कमेंट किया है उस रिपोर्ट पे, उसका जो है होल सोल उसके बाद जो फाइनल अथॉरिटी के पास जाती है वो हमारी पार्लियामेंट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस ऑन कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट। द जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसकी पार्लियामेंट की डिबेट एक्सटेंसिवली ऑन दीज रिपोर्ट्स। ठीक है, आर्टिकल 151 में कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट who shall cause them to be laid before the each house of the parliament। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में उसको जो है उसके प्रस्तुत करेंगे वो। who among the following attends the meeting of the public account committee of the parliament। कौन अटेंड करता है, तो ये हमारे कैग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करते हैं कैग। कैग का क्या कहते हैं, आई एन ईयर भी कहते हैं, कैग को कहते हैं किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अटेंडेड द मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी of the parliament। article 149 describes those duties and powers which shall be performed and exercised by him। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो कैग की ड्यूटीज है वो कौन से हमारे पार्ट में, कौन से हमारे आर्टिकल में है। देखिए कैग की ड्यूटीज 149 में है, किसमें है, 149 में है। ठीक है, तो कैग की ड्यूटीज बात करें, 148 में कैग का मेंशन है, 149 में कैग की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये देख लीजिए, आप ढूंढ लीजिए, बाय सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं, ठीक है, by president on the address from both the houses of the parliament on the recommendation of the president by supreme court। तो ये बी वाला जो है आंसर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और बाकी गलत है हमारे। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखें तो बी हो जाएगा, क्योंकि पहले वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट हमारा होगा, सुप्रीम कोर्ट उसी के ग्राउंड पे इसको इनको रिमूव किया था, किसको,
हमारे जो कैग हैं, ठीक है, कैग हैं। तो ये जो है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हम बी की बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सही बी भी नहीं है हमारा। देखिए आर्टिकल 148 वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट तो होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा वो अपॉइंट होंगे बाय द वारंट एंड द हैंड एंड सील एंड शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस लाइक ए मैनर ऑन द ग्राउंड। कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज होंगे उन्हीं के मैनर पे, उन्हीं के ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जा सकता है। According to Article 124(4) of the Constitution, judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of the Parliament. ठीक है, supported by the majority of total membership of the House and by the majority of not less than 2/3 of the members of that House present and voting. ठीक है, तो ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर पास करेंगे, कब करेंगे, जब जो है दोनों हाउस यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा उसको सपोर्ट करेंगे मेजोरिटी में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मेजोरिटी जो होगी वो नॉट लेस देन 2/3 यानी कि 2/3 से कम की मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड हैव बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेंगे इन द सेम सेशन, उसी सेशन में, फॉर रिमूवल, ठीक है। इस जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज होंगे उनके रिमूवल के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूव मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी। तो दो ग्राउंड होंगे प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। किसके फ्रेंड और गाइड होते हैं, तो सेलेक्ट कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर है और पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये जो हमारा फ्रेंड एंड गाइड होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्रीज अपीयर बिफोर द पब्लिक अकाउंट कमेटी when examining the account and the audit reports linked to their ministries. CAG is the friend and philosopher and guide of the PAC यानी Public Account Committee. It attends the sittings of the PAC and assists it in its deliberation. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the amendment to CAG duties powers conditions of the Service Act 1971। जो अमेंडमेंट है किसके लिए, CAG duties powers conditions of Service Act 1971 separates accounts from audit and reveals the CAG office responsibility in the matters of preparation of accounts. The amendment were made in the year, ठीक है। तो ये जो है 1976, देखिए आपको याद होगा कि 1971 में पहले जो है प्रोविजन किया गया था, उसके बाद जो है ऑडिटिंग को अलग कर दिया गया था 1976 में। तो यही बात करें 1976 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अमेंडमेंट टू कैग ड्यूटीज पावर्स कंडीशन एक्ट 1971 सेपरेटेड द अकाउंट्स फ्रॉम द ऑडिट एंड रिलीव द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर्स ऑफ द preparation of accounts. The amendment was made in year 1976, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो एडवोकेट जनरल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, ठीक है। तो ये जो है पहला हमारा है, और दूसरा हमारा है एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलिएट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो ये जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट का जो है ओरिजिनल अपीलिएट और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता है स्टेट लेवल पे। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, अभी हमने डिस्कस किया था कि दोनों ही गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अब देखिए इन इंडिया एन एडवोकेट जनरल इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द पोस्ट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड करस्पॉन्ड्स टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट द यूनियन गवर्नमेंट लेवल। जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं स्टेट के लिए, वो जो है उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। इसमें लिखा था गवर्नर के एडवाइस से प्रेसिडेंट, तो ये गलत हो जाता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं नॉट बाय द प्रेसिडेंट। तो स्टेटमेंट हमारा एक गलत हो जाएगा। दूसरा है आर्टिकल 177 empowers him to speak and take part in the proceedings of the legislature of the state but he has no right to vote, ठीक है, no right to vote in it। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट डज नॉट हैव द ओरिजिनल अपीलिएट। देखिए हाई कोर्ट का
जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें बताया गया है कि इनका कोई जो है ओरिजिनल अपीलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होता स्टेट लेवल पे, ठीक है। आर्टिकल 143 ऑफ द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बिलोंग्स टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, ना कि हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, किसको कहते हैं आपको पता है, ये जो है हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को कहते हैं गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जो हमारे आर्टिकल 148 है प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग इज हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, किसके, इंडियन ऑडिट 1971 में ये जो है बना था और 1976 में ऑडिट और अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया। एंड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है, ठीक है, आपको पता है पब्लिक पर्स के गार्जियन भी होते हैं। कैग जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज, कैसे एक्ट करते हैं, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं ये बताना है। पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इट कंसिस्ट ऑफ, तो क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, यही जो है हमारा सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर सही है, पब्लिक रेवेन्यू सही है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सही है, लेकिन आपका फंक्शनिंग ऑफ द कॉमर्शियल बैंक ये सही नहीं है। अभी हमने देखा था कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। It is the branch of economics which assists the government revenues and the government expenditures and adjustment of one or the other to achieve किसके लिए, desirable effects and avoid undesirable ones, ठीक है। जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है is not related to the execution of the functions of कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के केस में इसका कोई जो है इस तरीके का कोई फंक्शन नहीं है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमें कवर करना है। तो आई थिंक ये खत्म हो जा रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें करना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।